हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में और लेखपाल में कई सारी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। ठीक है बच्चों, तो वैकेंसी आ गई हैं। आप जानते हैं लेखपाल के जो फॉर्म भरने हैं वो भी शुरू हो गए हैं 7 तारीख से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सीरीज को जबरदस्त बनाया हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम में फायदा होगा बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चंस करें। और रोज की तरह मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और लेक्चर। इस क्लास को ध्यान से देखें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं टाइम ना खराब करते हुए अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा गया है 1942 में। तो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो दिए हैं, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड और विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 1942 में क्रिप्स मिशन जो भारत भेजा गया था उसका पर्पस क्या था। देखो, क्रिप्स मिशन का जो नाम है वो उस मिशन के उस टीम के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, उनके नाम पे रखा गया था। और इंग्लैंड से इस टीम को भारत भेजा गया था। कारण ये था कि भारतीयों की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था, किसके लिए, देश को आजाद करने के लिए। तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी, कुछ कंडीशंस रखी। और उसमें मुख्य रूप से ये था कि उन्होंने कहा कि हम भारत को आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन वो आज़ादी कैसी होगी, आधी अधूरी होगी। यानी कि ब्रिटेन ने हमसे कहा कि हम भारत को अपना उपनिवेश बना के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो उपनिवेश क्या होता है, देखो यहाँ पे समझना, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसमें क्या था कि ब्रिटेन ने कहा कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे लेकिन अपना उपनिवेश बना के रखेंगे। ठीक है, तो उपनिवेश का ये मतलब होता है कि ब्रिटेन जब भी चाहे तो हमारी ज़मीनों को इस्तेमाल कर सकता है, हमारे मार्केट को इस्तेमाल कर सकता है, अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। हम इन चीज़ों के लिए उनको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब ऐसा हुआ तो भारतीयों ने मना कर दिया। भारतीयों ने कहा कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो उस समय जो भारत में क्रिप्स मिशन आया था और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो थे या जिन्होंने भेजा था क्रिप्स मिशन को भारत, तो उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो ये थे। और इसके बाद 1945 में, ठीक है, जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो उसके बाद वहां पे प्रधानमंत्री बन गए थे और उनका नाम था क्लीमेंट। ठीक है, क्लीमेंट एटली। और देश की आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैग्ना कार्टा का जो मतलब है वो होता है अधिकार पत्र। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र। ठीक है, तो पूछा गया कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्वों को, मूल अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, और भाग 3 जो है ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर, ठीक है, 35 तक है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, तो संविधान का जो मैग्ना कार्टा वो किसे कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक या मूल अधिकारों को कहा जाता है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 तक ये दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखें, किसी भी आम इंसान के जीवन जीने के अधिकार हैं जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लिखा है संविधान के अनुच्छेद 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक के संबंध में आपको मैं एक साथ 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कि जो धन विधेयक होता है उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, धन विधेयक, अच्छा, धन विधेयक का जो इंग्लिश में मतलब है वो होता है मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, तो धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं। अच्छा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है, तो ये अधिकार होता है
लोकसभा के अध्यक्ष के पास, जिसको हम लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा से इसका कोई खास लेना देना नहीं होता है। अगर भेजा भी जाता है तो राज्यसभा इसको मना नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, और मना कर भी देती तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब लोकसभा में प्रस्तुत करने की जो अनुमति देता है वो होता है देश का राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। अच्छा, दोबारा से ये राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता है। ठीक है, दोबारा से रिव्यू के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता, और भेज भी दिया गया तो राष्ट्रपति इसे मना नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखें, कई सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, पेश कहाँ पे किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। पेश करने की अनुमति कौन देता है? तो भारत का राष्ट्रपति देता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखें, और अनुच्छेद 110 में इसके बारे में दिया गया है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ठीक है, तो देखो जो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उड़न राख। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि आपने सुना होगा एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट दोनों ही सोडा है। एक सोडा होता है खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा। खाने का सोडा का मतलब जो खाने पीने की चीजों में डाला जाता है। ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने पीने के यूज में आता है। ठीक है, और दूसरा होता है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा होता है जो कपड़े धुलने के काम में आता है, जैसे जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, साबुन होते हैं, उनमें सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कपड़े धोने के काम में आता है धावन सोडा। दोनों को याद करने का तरीका क्या है? एक सोडियम कार्बोनेट होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको देखो याद कराता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सोडियम बाई। अच्छा, अगर हम इस बाई को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख लें और इस तरह से लिख लें बाई, तो आपने सुना होगा आमतौर पर बाई किसे कहा जाता है? बाई कहते हैं कि वो महिलाएं जो घरों में जाकर काम करती हैं। ठीक है, वो क्या काम करती हैं? झाड़ू पोछा साफ सफाई का जो काम करती हैं। और अगर हम थोड़ा देर समझ लें कि कोई महिला है जो कि साफ सफाई के साथ खाना भी बना रही है। ठीक है, क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो खाना बना रही है वास्तव में है कौन? बाई है। ठीक है, और खाना बना रही है तो खाने में यूज किसका किया जाएगा? खाने वाले सोडे का। खाने वाले का सोडे का यूज किसने किया? बाई ने किया। ठीक है, किसने किया? बाई ने। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जिसमें बाई आ रहा है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो कौन सा सोडा होगा? खाने का सोडा होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जिसमें बाई नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा होगा? कपड़े धोने का सोडा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से याद करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है? तो देखो किसी भी कंप्यूटर में आप जानते हैं कि एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, अगर आपने जैसे डेस्कटॉप देखे होंगे, है ना, तो कंप्यूटर रखा होता है तो उसमें देखें नीचे एक बहुत बड़ा डिब्बा सा रखा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू जो होते हैं इसके दो मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सीयू, ठीक है, और एक होता है ALU। ठीक है, तो देखो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये पूरा बॉक्स होता है जो आप किसी भी कंप्यूटर सेट के साथ देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो मेन पार्ट हैं। एक होता है सीयू, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और दूसरा होता है ALU। ALU जो है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो लिखा है कि कौन सा भाग है जो गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है। तो गणना का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कौन करेगा? तो वो करता है ALU। ALU का जो फुल फॉर्म वो क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक लगाने का काम, गणना करने का काम, कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? ALU करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ALU। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो देखो बच्चों, लोक नृत्य क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। लोक नृत्य क्या होता है कि किसी भी इलाके में, ठीक है ना, जो वहाँ के लोकल जो नाचने गाने के तरीके हैं, जो डांस फॉर्म है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। ये क्षेत्रीय होते हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से डांस किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब भारत में कुल मिलाकर लोक नृत्यों की संख्या कितनी है? तो लोक नृत्य को हम इंग्लिश में फोक डांस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोक डांस। तो इनकी टोटल जो संख्या है वो लगभग भारत में 500 के आसपास है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। लेकिन पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं
तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो कहाँ पे हैं, कितने हैं, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है, तो ऑप्शन है झोरा, विधि, सुइसिनी और राउफ। तो करेक्ट आंसर होगा कि जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है इनमें से वो है राउफ। ठीक है बच्चे, ये कहाँ का है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। अच्छा, अब जो दिए हैं वो कहाँ के हैं, तो देखो झोरा जो है ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है, उत्तराखंड, यूके। ठीक है। विधि जो है ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़। अच्छा, इसके बाद सुइसिनी जो है ये कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है, राजस्थान। ठीक है बच्चों, तो ये भी मैंने आपको सारे बता दिए, इनको आप ध्यान रखें और याद कर लें। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 7वां, लिखा है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शंस दिए हैं इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और सुचिता कृपलानी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो 13 फरवरी जो डेट है, ठीक है, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले, तो 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इतना ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, आपको पता होगा 8 मार्च को। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, ठीक है, तो ये कब होता है, 13 फरवरी को होता है। ठीक है बच्चों, पहली बात ये। दूसरा कि किसकी याद में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है। अच्छा, इसी दिन 13 फरवरी को एक और दिन मनाया जाता है, एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है रेडियो दिवस। रेडियो दिवस। तो मैंने आपको बता दिया कि 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी होता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। तो किसकी याद में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी की। अच्छा, सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बता दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। उन 15 महिलाओं में से सरोजिनी नायडू भी एक थी। ये उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की पहली क्या थी, महिला राज्यपाल बनाई गई थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छा, आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और इसी के साथ पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी, यानी कि स्टेट गवर्नर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने देश के लिए काम किए हैं, जिसकी वजह से इनके सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था। तो देखो बच्चों, इसमें मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शंस दिए हैं दिल्ली, बिहार, पंजाब और सिंध। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसके शासनकाल में कौन आया, इब्न बतूता। इब्न बतूता था क्या, एक यात्री था, एक विद्वान था, एक लेखक भी था। ठीक है, रहने वाला कहाँ का था, मोरक्को का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मोरक्को की बात करते हैं, है ना, मोरक्को। तो ये कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में, तो वहां पे आपको दिखेगा मोरक्को एक देश है, स्पेन के ठीक नीचे। ठीक है, तो मोरक्को जो है इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है, वो क्या है, रबात है। मोरक्को की जो राजधानी है वो क्या है, रबात है। ठीक है, तो ये यहाँ का रहने वाला था। इब्न बतूता जब भारत आया उस समय भारत पे शासन कौन कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। इब्न बतूता भारत आया कब था, तो ये आया था 1333 में। ठीक है, ईस्वी, यानी कि एडी में 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, भारत आने के बाद ये 14 साल भारत में रहा। कितने साल, 14 साल। और 14 साल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 1347 में वापस लौटा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं कि ये बात है 1342 की। ठीक है, 1342 में इसे चाइना भेजा गया था, यानी कि चीन, लेकिन ये रास्ते से ही लौट आया था। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया, तो उसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका में आता है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी क्या है, तो वो रबात है। ठीक है, इब्न बतूता भारत आया कब था, 1333 में आया था। अच्छा, कितने साल भारत में रहा, 14 साल रहा। कब वापस लौटा, तो 1347 में ये वापस लौट गया था। ठीक है, इसको चीन कब भेजा गया, 1342 में भेजा गया। इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अच्छा, इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने इसको काजी की उपाधि दी थी। काजी क्या होता है कि एक धार्मिक और राजनीतिक पद हुआ करता था उस जमाने में। ठीक है, तो काजी नियुक्त किया था किस जगह का,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन ए, ठीक है। दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में भू राजस्व का, ठीक है, इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और मैं आपको बता दूं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में मोस्टली देखा गया है। तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहले स्तंभदारी या स्थायी बंदोबस्त होता क्या है? ऑप्शन हमारे पास वैसे दिए हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर और लॉर्ड वेलेगली। तो भू राजस्व के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो बंदोबस्त क्या होता है, बंदोबस्त प्रणाली होती क्या है, या स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता था कि उस जमाने में अंग्रेज क्या करते थे कि जो भारतीय किसान थे उनसे टैक्स वसूला करते थे, ठीक है। तो बंगाल के क्षेत्र की बात है, होता क्या था कि अंग्रेजों को किसानों से टैक्स वसूलने में समस्याएं आती थी, उनका टाइम ज़्यादा खराब होता था, पैसे का कलेक्शन सही समय पे नहीं हो पाता था, लेट होते थे, और एक बंधी हुई फिक्स इनकम नहीं होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस इलाके के जो जमींदार थे, ठीक है, तो उन जमींदारों को ये पावर दिया कि आप क्या करोगे, किसानों से जो टैक्स है वो वसूलोगे, और उन जमीनों का मालिक भी जमींदारों को बना दिया, ठीक है। किसानों का काम सिर्फ क्या रह गया, उस जमीन पे मेहनत करना, खेती करना, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते थे कि किसान खेती करते थे, मेहनत करते थे, और जो जमींदार थे वो किसानों से टैक्स वसूलते थे, अच्छा खासा टैक्स, और वो टैक्स सरकार को पहुंचाते थे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो इनकम थी वो ज़्यादा भी हो गई और फिक्स भी हो गई, हर महीने उनको इतना पैसा एक ये हो गया, फिक्स हो गया कि आएगा, और उन्होंने इससे अपना जो बजट था वो सही से वो बनाया या बना पाए, ठीक है। तो ये फायदा था। किसानों को नुकसान हो रहा था क्योंकि उनसे काफी ज्यादा कर वसूला जा रहा था उस जमाने में, ठीक है। जमींदार बहुत खुश थे क्योंकि जमींदारों को ये लग रहा था कि अंग्रेजों ने उनको जमीनों का मालिक बना दिया है, ठीक है। और वो इसलिए अंग्रेजों का समर्थन भी करने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे तो अंग्रेज उनसे जो जमीनों का मालिकाना हक है वो छीन लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो अंग्रेजों की सहायता करने लगे, जिससे हमारे देश को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है बच्चों। तो स्थायी बंदोबस्त जो है उसका मतलब यही था कि जमीनों को जमींदारों को सौंप देना और जमींदारों के माध्यम से किसानों से टैक्स वसूल करवाना, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता था, स्थायी बंदोबस्त। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है, जिसने लागू किया था, उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो बच्चों देखो मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग लगातार एक अलग राष्ट्र की बात कर रही थी, ठीक है, द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था। यानी कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो देश है वो दो भागों में बढ़ जाए, ठीक है, और वो धर्म के आधार पर, यानी कि मुस्लिम लोगों को या उनके लिए एक अलग देश चाहते थे। तो इसकी मांग बहुत टाइम से उठाई जा रही थी। तो सबसे पहली बार क्या हुआ कि ये बात है सन 1930 की, ठीक है। 1930 में क्या हुआ कि आपने नाम सुना होगा मोहम्मद इकबाल का, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने सबसे पहले 1930 में पाकिस्तान नाम से एक अलग देश की मांग का प्रस्ताव रखा था, और कहाँ रखा था, तो वो मुस्लिम लीग की मीटिंग में रखा था, ठीक है, मुस्लिम लीग की मीटिंग में। लेकिन इस प्रस्ताव को पास नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद सन 1940 की बात है, यहाँ दिया है 1940। 1940 में फिर से प्रस्ताव रखा गया, मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन हो रहे थे उसमें प्रस्ताव दोबारा रखा गया, किसके लिए, पाकिस्तान नाम से एक अलग देश का। तो वो प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पास कर दिया था जिन्ना के नेतृत्व में, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पाकिस्तान नाम के एक अलग देश, या हम कह सकते हैं द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव जो था वो पारित कर दिया था, और इसके बाद उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1940, ऑप्शन बी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? तो देखो शीतोष्ण घास का मैदान, जो घास के मैदान है वो कैसे होते हैं, या तो उष्ण होंगे या शीतोष्ण होते हैं। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है, ठंडे घास के मैदान, ठीक है। घास के मैदान जो है इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पशुओं के चारागाह के रूप में भी और थोड़ा बहुत खेती के रूप में भी, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे घास के मैदान हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है वेल्ड, दूसरा है डाउन्स, फिर दिया पंपाज, और दिया है सभी। तो पूछा कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले तो वेल्ड नाम के जो घास के मैदान है ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है।
और डाउन्स नाम के जो घास के मैदान है ये कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। पम्पास नाम के जो घास के मैदान है ये कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना में है। ठीक है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ठीक है, और ये तीनों ही कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है इंदिरा गांधी नहर किस बांध से जल प्राप्त करती है। ठीक है, तो देखो इंदिरा गांधी जो नहर है ये सबसे पहले है कहाँ की, तो ये राजस्थान और पंजाब में बहती है। राजस्थान की एक प्रमुख नहरों में से एक है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राजस्थान के कई क्षेत्रों में इससे फायदा मिलता है। इसका जो इस्तेमाल है वो सिंचाई के अलावा मुख्य रूप से पीने के पानी के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा किस बांध से जल प्राप्त करती है, तो ऑप्शन दिए हैं पोंग बांध से, हरिके बांध से, ताजीवाला बांध से, भाखड़ा बांध से। ये बांध है कहाँ पे, सबसे पहले देखो जो पोंग बांध है, ठीक है, तो ये आपका है हिमाचल में है। हिमाचल का जो कांगड़ा जिला है, ठीक है, वहां पर है हिमाचल में। किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर है। ठीक है, हिमाचल में व्यास नदी पर है। ठीक है, हरिके बांध जो है ये आपका जो है ये है पंजाब में। ठीक है, हरिके बांध पंजाब में है, और ये व्यास, ठीक है, वह सतलज, ठीक है, व्यास व सतलज नदी के संगम पर बना है। ठीक है, इसके बाद ताजे वाला बांध जो है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, ठीक है, सतलज नदी पर है, सतलज। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो पोंग बांध कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में, व्यास नदी पे। ठीक है, और हरिके बांध कहाँ पे, पंजाब में है, व्यास व सतलज के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा हरियाणा में कौन सा है, यमुना नदी में। ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है ताजीवाला बांध। और हिमाचल के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, तो लिखा है इंदिरा गांधी नहर किस बांध से जल प्राप्त करती है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो जल प्राप्त करती है हरिके बांध से। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा, हरिके बांध। हरिके बांध है कहाँ, पंजाब में व्यास और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, तो बच्चों देखो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, मैं आपको इसका पहले मतलब बताता हूँ। देखो पारितंत्र किसे कहते हैं, कि कोई भी एक ऐसा इलाका, ठीक है, जहां पर सभी जीव जंतु रहते हैं, उनके आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हर चीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, और पारितंत्र में या जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम या पारितंत्र में जो सबसे, ठीक है, सबसे बड़े उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे। फिर उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। तो दिया उत्पादकता के क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है, फिर उससे कम किसकी, उससे कम किसकी, उससे कम किसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव। मैंग्रोव में देखो क्या है, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है मैंग्रोव वन होती है। मैंग्रोव क्या होती है, मैंग्रोव भारत के पश्चिम बंगाल और गुजरात के समुद्र तट पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जंगल है। सुंदरवन के जंगल में सुंदरवन का डेल्टा है। ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों नदियां जब मिलती हैं और इनका पानी समुद्र में जाता है तो वहां पे ढाल कम है। ठीक है, ढाल कम होने की वजह से क्या होता है कि कई बार समुद्र की तेज जब लहरें आती हैं तो वो पानी सुंदरवन के जंगलों में भर जाता है। ठीक है, और चूंकि पानी खारा होता है तो इसी खारे पानी में मैंग्रोव प्रजाति के जो जंगल हैं वो उगाते हैं ये पौधे। ठीक है, ये चमकीले पौधे होते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पौधे उगाते हैं, और इनके लिए कैसा पानी चाहिए, खारा पानी चाहिए। इसीलिए ज्यादातर दुनिया में जितने भी मैंग्रोव वन है वो हमेशा समुद्र के तट पर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंग्रोव सबसे पहले आएगा, फिर आता है घास के स्थल, जो घास की जगह है वो दूसरे सबसे बड़े उत्पादक होते हैं, फिर आएगा झील, और उसके बाद आता है महासागर। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों को हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों बता दूं कि देखो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें जन्म लेते ही मिल जाते हैं और हमें एक आम जिंदगी जीने में हमारी मदद करते हैं।
ठीक है, मूल अधिकारों को हमसे छीना नहीं जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखें कि पूछा गया है कि मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। पहले तो ये सभी के सभी मूल अधिकारों में आते थे, ठीक है, लेकिन संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था, 1978 में, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार किस में आता था, तो संविधान के अनुच्छेद 19 और 31 दोनों में इसके बारे में दिया गया था। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के संविधान के आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया है अब। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार किस में आता है, 300 ए में या 300 का, ठीक है, इसमें आता है। और ये पहले अनुच्छेद 19 और 31 में होता था। ठीक है बच्चों, तो संपत्ति का अधिकार छोड़ के बाकी तीनों जो इसमें दिए गए वो कैसे हैं, मूल अधिकार हैं। बच्चों अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, लिखा है साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है। ठीक है, गोलाकार जो प्राप्त कर लेता है, तो इसका क्या मतलब है, साबुन का बुलबुला सबने देखा होगा, साबुन के बुलबुले आपने देखा होगा गोल होते हैं, बिल्कुल बड़े होते चले जाते हैं लेकिन गोल होते हैं। ठीक है, देखो किसी भी द्रव में, है ना, कम से कम जगह घेरने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है। ठीक है, कोई भी द्रव होता है वो हमेशा कम से कम जगह घेरता है, और इसकी वजह से उसका जो पृष्ठ होता है यानी कि सरफेस होता है वो हमेशा किसमें रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है या टेंशन में रहता है। ठीक है, तो इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव किसका होता है, हमेशा लिक्विड का होगा। ठीक है, और पृष्ठ तनाव की वजह से ही क्या होता है, जो साबुन का बुलबुला है वो गोल हो जाता है और काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो फूटता नहीं है, क्योंकि साबुन जो होता है या डिटर्जेंट पाउडर होता है ये जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हमारे पास दिए थे, जड़त्व, दाब, पृष्ठ तनाव और श्यानता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो क्लास है उसमें आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो आप कल क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन फ्री हैं, इसके लिए कोई भी आपसे 1 रुपये भी फीस नहीं लग रही है। आप घर पे बैठ के अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता भी सकते हैं कि कितने लोगों को आपने जोड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए बहुत जल्दी आगे भी कुछ अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नई तरह की क्लास भी आपको देखने को जल्दी मिलेंगी। तो रहिए हमारे साथ, बने रहिए और हम मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।